वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जब कंटिन्यूएशन में आगे पढ़ रहे थे तो वंस इनसाइड द जाइलम वाटर इज़ अगेन टू मूव बिटवीन सेल्स एज वेल एज थ्रू देम। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो हमारी एंडोडर्मिस है, सिर्फ और सिर्फ एंडोडर्मिस के अंदर ही जो मूवमेंट है वाटर का वो कम्प्लीटली सिम्प्लास्टिक है। बाकी एंडोडर्मिस से पहले जैसे कॉर्टेक्स है, ठीक है, और एपिडर्मिस है, उसके अंदर जो वाटर का मूवमेंट है वो एपोप्लास्टिक भी होता है, सिम्प्लास्टिक भी होता है। मेजॉरिटी में एपोप्लास्ट होता है। और साथ ही साथ एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल और फिर जब वाटर जाइलम के अंदर पहुंच जाता है वहाँ पर भी मूवमेंट बहुत एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक हो जाता है, बट मेजॉरिटी में एपोप्लास्टिक होता है। अब वो आगे स्टेटमेंट दे रखा है कि इन यंग रूट्स वाटर एंटर डायरेक्टली इनटू जाइलम दैट इज़ नॉन लिविंग पार्ट्स एंड आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली, दो चीज़ें हैं एक स्टेटमेंट से। एक डेटा तो ये दे रखा है कि जो यंग लीव्स हैं, जो यंग प्लांट है, उसमें जो वाटर होता है वो डायरेक्टली जाइलम में एंटर कर जाता है। ये तो हो गया फर्स्ट डेटा। दूसरा डेटा हमें ये दे रखा है कि जो जाइलम और वेसल्स हैं वो नॉन लिविंग कंडक्शन कराते हैं और दे आर पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट। मतलब जो एपोप्लास्टिक कंडक्शन है, ठीक है, एपोप्लास्ट जो कंडक्शन है इट इज़ नॉन लिविंग कंडक्शन, ठीक है। ये भी हमारे पास दूसरा डेटा दे रखा है। तो दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि जो एपोप्लास्ट है इट इज़ नॉन लिविंग कंडक्शन। और ये तो सिंपली एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसको MTR मार्क कर लो, मुझे तो रट लो। बस एक दिमाग में याद रखो कि यंग लीव्स के अंदर डायरेक्टली जाइलम के अंदर वाटर की एंट्री हो जाती है, ठीक है। अब ये हमारे पास डायग्राम दे रखा है। इसके अंदर देखो दो टाइप के मूवमेंट है, एक तो ये है और एक टाइप की मूवमेंट ये है। ये हमारी एपिडर्मिस हो गई, फिर ये लूजली अरेंज सेल्स कॉर्टिकल सेल्स हो गए, फिर ये जो लेयर है एक, इसको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं, और ये हमें कैस्पेरियन स्ट्रिप दिख रही होगी। अब जो पाथवे कैस्पेरियन स्ट्रिप को पास कर रहा है वो पाथवे हो जाएगा हमारा सिम्प्लास्टिक, और जो पाथवे कैस्पेरियन स्ट्रिप को पास नहीं कर रहा, यहीं पर रुक गया, वो हो जाएगा हमारा एपोप्लास्टिक पाथवे। तो इस डायग्राम से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एपोप्लास्टिक पाथवे कौन सा है, सिम्प्लास्टिक पाथवे कौन सा है। तो हम ये देख के बता सकते हैं कि कौन सा पाथवे कैस्पेरियन स्ट्रिप को पास कर रहा है, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को पास करते ही, ठीक है, ये हमारी जाइलम बेसेस बना रखी हैं कंडक्शन के लिए। ये रहा जाइलम, मार्क भी कर रखा है। इसके अंदर वाटर चला जाता है और फिर प्लांट उसको अपर डायरेक्शन में अब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ से लेबलिंग आ सकती है। लेबलिंग जो आएगी वो सिर्फ इसी से आएगी कि सिम्प्लास्टिक पाथवे कौन सा है, एपोप्लास्टिक पाथवे कौन सा है, बाकी कुछ आई डोंट थिंक आ सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा के बारे में सबको पता है। माइकोराइज़ा के बारे में हमें सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है इस टॉपिक से कि जो फंगसाइड प्रोवाइड्स मिनरल्स एंड वाटर टू द रूट्स, इन टर्न रूट प्रोवाइड शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू द माइकोराइज़ा। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन, देखो इतना तो हमें पता है कि जो फंगस है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को वाटर प्रोवाइड करता है, और जो प्लांट है या फिर रूट्स हैं वो फंगस को फूड प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, क्योंकि फंगस फोटोसिंथेटिक नहीं होता। तो एक पॉइंटर तो सही है कि फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स टू रूट्स। दूसरा कि रूट प्रोवाइड शुगर तो हो गई फूड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। एक ये तो ठीक है कि शुगर प्रोवाइड कर रहा है, बट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्यों प्रोवाइड कर रहा है? इसीलिए प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि देखो जो हमारा प्लांट है, ठीक है, ये रहा प्लांट, ये उसके रूट्स, ये उसके ऊपर लीव्स, ठीक है। जो प्लांट है वो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट गैसेस एक्सचेंज के थ्रू सेटिस्फाई नहीं कर पाता, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो डिफ्यूजन से ज़्यादा नहीं आ पाती इसके अंदर, प्लांट के अंदर। तो वो क्या करता है, जैसे हमारे पास लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, लेग्यूम है, वो क्या करते हैं, उनके रूट्स में राइजोबियम होता है। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देता है रूट्स के अंदर, फिर रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो रूट्स के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए रूट्स जो हैं वो शुगर के साथ साथ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी दे देते हैं माइकोराइज़ा को या फिर फंगस को, ठीक है। तो अगर वो पूछे कि जो रूट्स हैं प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस टू फंजाई, और ऑप्शन में अगर शुगर के साथ साथ अगर ऑप्शन के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी लिखा है तो वो भी आंसर में चला जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट डेटा जो कि हमारा
प्लांट किंगडम से आता है कि पाइनस के अंदर माइकोराइजा इंपॉर्टेंट है। अगर माइकोराइजा नहीं होगा पाइनस के अंदर तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, वाटर मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, इज़ द वाटर मूवमेंट एक्टिव और इज इट स्टिल पैसिव। जो वाटर मूवमेंट है वो अलॉन्ग द कंसंट्रेशन होगी, चाहे वो एपोप्लास्टिक पाथवे से हो चाहे वो सिम्प्लास्टिक पाथवे से हो, दोनों के थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, अब आता है सबसे पहले रूट प्रेशर। देखो जो वाटर की मूवमेंट है वो दो टाइप से हो सकती है, एक तो हो गया हमारा रूट प्रेशर के थ्रू, ठीक है, दूसरा हमारा हो गया ट्रांसपिरेशन पूल के थ्रू। और जो मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है वो ट्रांसपिरेशन पूल के थ्रू होता है। जो रूट्स हैं, रूट प्रेशर है, वो अप टू स्मॉल हाइट्स तक ही सिर्फ और सिर्फ पुश कर सकता है वाटर को। अब देख लेते हैं एनसीईआरटी से किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। एज वेरियस आयंस फ्रॉम सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू वेस्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट। अब आयंस जो है, आयंस चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो उनके ट्रांसपोर्ट के लिए हमको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स के लिए हमें पंप की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर अब क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमारे पास आया, मान लो देखो, मान लो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास कि हमारा वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे हो रहा है, तो आंसर जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे पास कि जो मिनरल आयंस हैं उनका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। तो जो मिनरल्स आयंस का ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिवली हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। अगर वो सिंपली मिनरल सॉल्यूट्स के बारे में पूछ लेता है, आयंस वर्ड मेंशन नहीं करता, तो जो मिनरल सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट है वो पैसिवली हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ मिनरल आयंस का जो ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिवली हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आयंस जो है वो ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ पंप के थ्रू ही कर सकते हैं। आगे बात समझ में। अब क्या होता है, देखो जो आयंस हैं, मिनरल आयंस हैं, उनको हम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं रूट्स के अंदर। आयंस फ्रॉम सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू टिश्यू। अब आयंस के ट्रांसपोर्ट के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इसके दो रीजंस हैं। एक रीज़न तो ये है कि जो आयंस है वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए पंप की रिक्वायरमेंट है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो रूट है, रूट के अंदर जो आयंस हैं, मिनरल आयंस हैं, उनकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा थी, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो आयंस हैं उनका मूवमेंट हो रहा है। इस वजह से हमें मिनरल आयंस के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एम्प्लॉय करना पड़ रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि रूट के अंदर मिनरल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हमें वाटर का जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाना है। तो उसके लिए जो सॉइल है, सॉइल के अंदर मिनरल्स की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, और सॉइल और जो रूट है, रूट के अंदर मिनरल की कंसंट्रेशन, मिनरल आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, जिसकी वजह से वाटर पैसिवली या फिर ऑस्मोसिस के थ्रू रूट्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो हमारे आयंस हैं इनका ट्रांसपोर्ट एक्टिवली होता है। ये दो रीज़न एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ये देखो यहाँ पर भी दे रखा है कि ऑल मिनरल आयंस कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स, 2 फैक्टर्स अकाउंट फॉर दिस। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, अब ये सवाल आ जाता है। अब देखो जो मिनरल आयंस है इनका ट्रांसपोर्ट एक्टिवली होता है, बट कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि अनचार्ज रहते हैं, तो उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो पैसिवली भी हो जाता है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि आयंस रीच जाइलम थ्रू एक्टिव और पैसिव अपटेक और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। ठीक है, जो आयंस का ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ टू भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो आयंस है, अगर वो जो चार्ज मिनरल आयंस हैं उनके लिए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, अब जो न्यूट्रल मिनरल्स आयन के लिए पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो एनसीईआरटी में दोनों स्टेटमेंट्स दे रखी हैं कि जो आयंस है, आयंस एक्टिवली ट्रांसपोर्ट भी हो सकते हैं और साथ ही साथ पैसिवली ट्रांसपोर्ट भी हो सकते हैं। अब अगर पूछा जाए कि आयंस का, मिनरल आयंस का ट्रांसपोर्ट किस टाइप का होता है, तो उस केस में हमारा आंसर जाएगा बोथ। ठीक है, बोथ आंसर चला जाएगा हमारा
कि मिनरल आयंस का जो ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। मतलब कुछ मिनरल्स तो होंगे कि वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो मिनरल आयंस है, ऑल्दो एनसीईआरटी में इसको क्लियरली दे रखा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उनका, बट हमारा आंसर जाएगा कि बोथ एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है मिनरल आयंस के अपटेक के लिए, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आयंस फ्रॉम सोलर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू वैस्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट। रूट के अंदर आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, सो वाटर फ्लोज एंड इंक्रीजेज द प्रेशर इनसाइड जाइलम। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर, ठीक है। तो जो रूट प्रेशर इट इज़ अ पॉजिटिव टाइप ऑफ प्रेशर, दिस इज अ पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर एंड कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग वाटर टू स्मॉल हाइट्स इन द स्टेम ओनली। अब जो वाटर के ट्रांसपोर्ट है उसके लिए हमारे पास दो हैं, एक तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एक नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा रूट प्रेशर, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा ट्रांसपिरेशन पूल। अब हम आगे डेटा पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन में कि जो ट्रांसपिरेशन से हम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसका सिर्फ 1% फोटोसिंथेसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, बाकी 99% उसको लॉस कर देते हैं। अब अगर 19% लॉस ही करना है तो इतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो क्यों रहा है? क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन है इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वाटर इज़ मेनली पुल्ड थ्रू द प्लांट एंड दैट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है वो वाटर का मूवमेंट अप अ प्लांट वो मेनली ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। ऑल्दो उसमें रूट प्रेशर का भी कंट्रीब्यूशन है बट सिर्फ और सिर्फ स्मॉल हाइट्स तक ही, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं कि रूट प्रेशर के एग्जिस्टेंस को विटनेस कैसे करें। तो हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, एक तो दे रखा है गटेशन और दूसरा दे रखा है एक्सुडेट के बारे में। अब मान लो कि हमारे पास ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है। ये स्टेम थी, ये रूट्स आ गई। सुबह सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग का। तो जो अर्ली मॉर्निंग या फिर नाइट के टाइम पर जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज रहते हैं जनरल प्लांट्स के अंदर। तो इनमें क्या होता है, ट्रांसपिरेशन ज़ीरो हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर ही नहीं है, कूलिंग की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो रात के टाइम जो स्टोमेटा है वो क्लोज रहते हैं जिसकी वजह से गैसेस ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो पाता, और इसीलिए बोलते हैं हम कि जो रात के टाइम है जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, ठीक है, क्योंकि गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, और इसी वजह से ट्रांसपिरेशन पूल भी नहीं हो सकता या फिर ट्रांसपिरेशन लॉस भी नहीं। तो अब वाटर की मूवमेंट तो होनी ही है प्लांट के अंदर, तो वाटर की मूवमेंट दो तरह से हो रही थी, एक तो रूट प्रेशर के थ्रू और एक ट्रांसपिरेशन पूल के थ्रू। अब रात के टाइम या फिर अर्ली मॉर्निंग के टाइम ट्रांसपिरेशन तो हो ही नहीं रहा, तो जो वाटर की मूवमेंट है वो तो स्टॉप हो जाएगी, प्लांट मर जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो अर्ली मॉर्निंग है या फिर रात का टाइम है उस केस के अंदर रूट प्रेशर की जो वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और रूट प्रेशर वाटर के मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। उसको विटनेस करने के लिए मान लो हमारे पास प्लांट था, हम इसको एकदम बेस से कट करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर जाके कट करेंगे, इसको एकदम बेस से कट करना है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारा रूट प्रेशर है इट कैन ट्रांसपोर्ट वाटर ओनली अप टू स्मॉल हाइट्स। तो उसका जो इफेक्ट है रूट प्रेशर का वो स्मॉल हाइट्स तक ही देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसको काट लिया हमने, अब हमारे पास क्या बचा, कटा हुआ पौधा, ये तो साइड हो गया ऊपर का पार्ट। अब थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि जो कटा हुआ था पार्ट इसके ऊपर वाटर निकलने लग जाएगा और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। वाटर आने लग जाएगा बाहर और फिर थोड़ी देर बाद बहने भी लग जाएगा। तो अब वाटर की मूवमेंट हो रही है नीचे से ऊपर की तरफ प्लांट में, बट ये किस वजह से हो रही है, रूट प्रेशर की वजह से हो रही है। ट्रांसपिरेशन पूल की वजह से इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ऊपर से जो स्टेम पानी को खींच रहा था ऊपर ट्रांसपिरेशन की वजह से, उसको तो हमने हटा दिया। ऊपर तो खींचने के लिए कुछ है ही नहीं ना, तो ट्रांसपिरेशन पूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो अब देखो इस एक्सपेरिमेंट को एनसीईआरटी किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ कैन यू सी दैट रूट प्रेशर एग्जिस्ट? चूज अ स्मॉल सॉफ्ट स्टेम प्लांट एंड ऑन अ डे व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। अब प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, ठीक है। मान लो प्लांट है ये, अब ये रिलीफ ट्रांसपिरेशन होगा, तो ट्रांसपिरेशन जो हो रहा होता है वो
डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि लीफ के अंदर कंसनट्रेशन ज़्यादा है, बाहर एटमॉस्फेयर में वाटर की कंसनट्रेशन कम है, जिसकी वजह से जो वाटर का मूवमेंट है वो लीफ से बाहर हो जाता है डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। अब मान लो बाहर एटमॉस्फेरिक जो है वो मॉइस्चर है, मतलब बाहर वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो वाटर है वो बाहर नहीं हो पाएगा, तो अलोंग द कंसनट्रेशन मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होने की वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, और रूट प्रेशर जो होगा वो उस केस के अंदर वाटर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर मतलब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, कट दिस टाइम हॉरिजॉन्टली नियर द बेस विद अ शार्प ब्लेड अर्ली इन मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग में भी ट्रांसपिरेशन नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पर टेम्परेचर बहुत लो रहता है, ठंडक रहती है, और ट्रांसपिरेशन की वजह से जो इवेपोरेटिव कूलिंग होती है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। यू विल सून सी ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऊजेज आउट। अब ये जो सॉल्यूशन है ना, इसका नाम दे रखा है एक्सुडेट। इस सॉल्यूशन को हम एक्सुडेट बोलते हैं, ठीक है। अब इसे कॉम्पोजिशन कोई नहीं पूछता, और ना ही एनसीईआरटी में देख रखी है। This comes out due to positive root pressure. If you fix rubber tube to the cut stem as a sleeve, you can actually collect and measure the rate of exudate and also determine the composition of exudate, ठीक है। तो जो वाटर निकल रहा है उसको एक्सुडेट बोलते हैं। तो एक्सुडेट अगर वो पूछ ले कि किस चीज़ को विटनेस करने के लिए हमने एक्सुडेट का डिस्कवरी करी, तो वो रूट प्रेशर हमारा आंसर चला जाएगा। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारा गटेशन। गटेशन में क्या होता है, मान लो कि आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन हो और आप सुबह सुबह उठ के पार्क में गए, पार्क में जाकर आपने क्या किया, अपने जूते उतार दिए और घास में चलने फिरने लग गए। तो हमें क्या लगेगा कि हमारे पैर में मॉइस्चर आ गया, जो घास है, घास में थोड़ा बहुत पानी होगा, जिसकी वजह से हमारे पैर में गीले गीले लगेंगे। तो वो क्यों हो रहा है, वो भी रूट प्रेशर की वजह से हो रहा है। मान लो कि अब घास का पत्ता है, तो सुबह सुबह का टाइम है, तो ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा, तो जो वाटर मूवमेंट है वो रूट प्रेशर के थ्रू हो रहा है। तो जो रूट के जो वेन ये टिप्स होती है ना, ऐसी टिप्स, इसके ऊपर क्या होगा, वाटर का ड्रॉप्स का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अब ट्रांसपिरेशन अगर हो रहा होता तो वो एटमॉस्फेयर में चले जाते, ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा, तो वो सिर्फ वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और लीफ के सरफेस के ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है, जो हमारे पैर के ऊपर लगती है और हमें गीला गीला फील करवा देती हैं। अगर नेट के ऊपर डालोगे गटेशन तो इमेजेस देखोगे, उसके अंदर भी ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये थी हमारी लीफ, और लीफ के ऐसे टिप्स पर, लीफ ब्लेड्स के टिप्स पर वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम गटेशन, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज़ ऑल्सो ऑब्जर्वेबल एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। नाइट और अर्ली मॉर्निंग पर क्यों, क्योंकि उस टाइम पर जो ट्रांसपिरेशन है वो ज़ीरो होता है, और वाटर मूवमेंट के लिए मेनली रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हेन इवेपोरेशन इज़ लो and excess water collects in the form of droplets along the special opening of vein near the tips of grass blades and leaves of many herbaceous plants. Such water loss in its liquid phase is known as guttation. अब क्लियरली मेंशन कर रखा है कि वाटर लॉस इन लिक्विड फेज इज नॉन गटेशन। अगर पूछ ले कि वाटर लॉस इन वेपर फेज, तो वो इस केस के अंदर वाटर लॉस इन वेपर फेज हो जाएगा हमारा ट्रांसपीरेशन। बट अगर वो पूछ रहा है कि वाटर लॉस इन लिक्विड फेज क्या है, तो वो हमारा गटेशन चला जाएगा, ठीक है। रूट प्रेशर कैन एट बेस्ट ओनली प्रोवाइड ए मोडेस्ट पुश इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर पूछ ले कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, वाटर मूवमेंट बाय प्लांट, वो एक तो रूट प्रेशर के थ्रू होता है और साथ ही साथ हमारा ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू होता है। मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। रूट प्रेशर एट बेस्ट मैक्स टू मैक्स ये सिर्फ उसे थोड़ा बहुत पुश कर सकता है। पुश की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है, क्योंकि जब वाटर का जो कॉलम है वाटर ऊपर खींच रहा है, तो चांसेस है कि जो वाटर की धार है वो बीच में से टूट जाए, ठीक है, और बीच में हमारे एयर गैप्स आ जाएं, ठीक है। ये बीच में एयर गैप आ गया, तो इस एयर गैप को फिल करने के लिए नीचे से हम प्रेशर लग रहा है जो रूट प्रेशर, वो इस एयर गैप को फिल करने के लिए काम आ रहा है, ठीक है। तो इसमें दे भी रखा है कि री-एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन जाइलम विच ऑफन ब्रेक्स अंडर द एनॉर्मस टेंशन क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की वजह से जाइलम के अंदर वाटर ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो ऊपर की तरफ खींचते खींचते हो सकता है कि जो वाटर का कॉलम है जो हमारी जाइलम के अंदर वो टूट जाए। तो टूट जाएगा तो बीच में एयर स्पेसिस आ जाएंगे, ठीक है। ये एयर स्पेसिस आ गए बीच के अंदर वाटर के,
ये हमारी जाइलम के अंदर। तो इसको फिलअप करने के लिए नीचे से प्रेशर लगेगा जो रूट प्रेशर है। तो रूट प्रेशर सिर्फ और सिर्फ इसी के काम आता है, वो ट्रांसपिरेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन, सॉरी वाटर ट्रांसपोर्ट में मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं करता। दे ऑब्वियसली डू नॉट प्ले अ मेजर रोल इन वाटर मूवमेंट ऑफ टॉल ट्रीज। द ग्रेटेस्ट contribution of root pressure may be to re-establish a continuous chain of water molecule in xylem, which often breaks under the enormous tension created by transpiration. ठीक है। Root pressure does not account for majority of water transport, and many plants meet up their need by transpiration pull. अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसपिरेशन पुल की तरफ। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन पुल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया एनसीईआरटी में वो देख लेते हैं एक बार। इसमें दे रखा है कि जो ट्रांसपिरेशन रेट्स हैं, ट्रांसपिरेशन रेट्स जो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से जो वाटर के मूवमेंट है उसका रेट बता रखा है कि ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से जो रेट्स हैं दे कैन रीच अप टू 15 मीटर पर आवर। ठीक है। हाउ इज दिस मूवमेंट अकम्प्लिश्ड? A long-standing question is whether water is pushed or pulled through plant. देखो कंटिन्यूएशन में पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। Despite the absence of heart or circulatory system in plants, the upward flow of water through xylem in plants can achieve fairly high rates up to 15 meter per hour. How is this movement accomplished? अब सवाल आता है कि वाटर पुश किया गया पुल किया गया, रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है वाटर के मूवमेंट के लिए या फिर रूट प्रेशर नीचे धक्का लगा रहा है और जो ट्रांसपिरेशन पुल है ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वाटर इज़ मेनली पुल्ड थ्रू दी प्लांट एंड द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स। ठीक है, तो वाटर मेनली पुल्ड होता है और ट्रांसपिरेशन मेजर कंट्रीब्यूट करता है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्लांट्स। This is referred to as cohesion tension transpiration pull model of water transport. But what generates this transpirational pull? अब ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट कौन कर रहा है? ट्रांसपिरेशन पुल की रिक्वायरमेंट ही क्यों हो रही है? हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ये वाले स्टेटमेंट के साथ। देखो, वाटर इज़ ट्रांजिएंट इन प्लांट्स, मतलब रुकता नहीं है, जितना एब्जॉर्ब करते हैं सारा का सारा निकल जाता है। लेस देन 1% ऑफ वाटर रीचिंग द लीव्स इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ। मोस्ट ऑफ इज इज लॉस थ्रू स्टोमेटा एंड लीव्स एंड दिस लॉस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जितना एब्जॉर्ब करते हैं उसका 19% लॉस हो जाता है। ठीक है, अब इतना ज़्यादा लॉस क्यों हो रहा है? देखो, रिक्वायरमेंट तो 1% की थी, बहुत इतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब क्यों करना पड़ रहा है? और क्योंकि उसको लॉस करना है ताकि जो ट्रांसपिरेशन है वो वाटर के मूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। और जो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, इट इज़ कोहेजन टेंशन रेस्पिरेशन मॉडल। अब इसको ये मॉडल क्यों बोलते हैं? देखो, जो कोहेजन होता है, कोहेजन का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सेम पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है उनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको बोलते हैं ये ट्रांसपिरेशन पुल। अब मान लो हमारे पास ये प्लांट था, ये लीफ थी। ठीक है, अब जो वाटर मॉलिक्यूल है ये बाहर जाएगा। बाहर क्यों जाएगा? क्योंकि लीफ के अंदर जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगा। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर लिक्विड स्टेट में था, जब ये बाहर जाएगा तो ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल अभी जब बाहर जा रहा है तब तो लिक्विड स्टेट में है ना, तो जो ये हमारी जो जाइलम वेसल थी इसके बीच में वाटर मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, फिर एक और वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल आपस में चिपके हुए हैं। तो जब ये बाहर जा रहा होगा, ये कोहेसिव फोर्स की वजह से, जो कि वाटर लिक्विड फेज के पार्टिकल्स के बीच में लग रही है, मतलब सेम स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में लग रही है, ये जो पीछे वाला वाटर मॉलिक्यूल है इसको आगे खींचेगा। ठीक है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये पीछे वाला वाटर है इस तरफ खींचेगा। अब ये वाला इस तरफ खींच रहा है तो ये पीछे वाले वाटर मॉलिक्यूल को आगे की तरफ खींचेगा, ऐसे ये वाला भी आगे की तरफ खींचेगा। तो इस तरह से पुल जनरेट हो गया। ठीक है, इसी पुल को हमने ट्रांसपिरेशन पुल बोला ड्यू टू कोहेजन। अब कोहेजन की वजह से जो ऊपर खींच रहा है, पानी ऊपर की तरफ खींचने लग गया, पानी ऊपर की तरफ खींचने लग गया, तो अब पानी का मूव करना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे टेंशन जनरेट हो रही है। आ रही बात समझ में? क्योंकि तो देखो, वाटर है, वाटर आपस में जुड़े हुए हैं, तो जब ये इसको ऊपर खींचेगा
तो इसको भी साथ में जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएगा तो ये वाटर का जो चैनल है वो बीच में टूट जाएगा। तो ये एक टाइप से टेंशन क्रिएट कर रहा है, इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल्स को साथ में खींचना पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। और इस टाइप के जिस प्रोसेस से हो रहा है, इस टाइप के मॉडल को बोलते हैं कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के कई रीजन्स हैं, मेनली 3 रीजन्स हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, द ट्रांसपिरेशन ड्रिवन एसेंट ऑफ जाइलम सैप, मतलब जाइलम सैप मतलब वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है, डिपेंड्स मेनली ऑन फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर: कोहेजन, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, एडहेशन, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेसेस सच एज सरफेस ऑफ ट्रैकेरी एलिमेंट्स। अब कोहेजन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स, एडहेशन होता है डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स। तो जब ये वाटर है, मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल था, ये वाटर मॉलिक्यूल था, ये वाटर मॉलिक्यूल था, ये वाटर मॉलिक्यूल था, जब ये वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ खींचा तो इस वाले वाटर मॉलिक्यूल ने इस वाले वाटर मॉलिक्यूल को भी ऊपर की तरफ खींचा। ये तो हो गया कोहेजन फोर्स। अब हमारे पास ये थी हमारी वेसल के अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल था, ये वाटर मॉलिक्यूल था, ये वाटर मॉलिक्यूल था, ये वाटर मॉलिक्यूल था, तो ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ठीक है। ये ग्रेविटी के फोर्स में नीचे नहीं जा रहे। हमारे पास समझ में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि जो ट्रैकियरी एलिमेंट्स हैं, वेसल्स हैं, ट्रैकिड्स हैं, इसके बीच में और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स लग रही है जिसको हम बोलते हैं एडहेशन, ठीक है। इस वजह से ये अपनी पोजीशन को मेंटेन रख रहा है और कोहेसिव फोर्स की वजह से ये ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसका, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर हैं जिसकी वजह से वाटर अप मूवमेंट कर रहा है वो होगी कोहेजन, एडिशन। तीसरा आता है सरफेस टेंशन, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर इन लिक्विड फेज मोर देन इन गैसियस फेज, ठीक है। ये देखो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ था, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ था। जैसे हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि हमारे पास देख लो जैसे एक बीकर है, फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं कि जो सरफेस था वो दिखने में तो ऐसे लगता है बट एक्चुअल में होता नहीं, ऐसे इस तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। इस तरफ मुड़ा ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, क्योंकि यहाँ पर अलग स्टेट के पार्टिकल्स है। देखो वाटर के मॉलिक्यूल की स्टेट एक होगी, अलग हो गया, और जो बीकर की बॉल थी वो अलग पार्टिकल्स होगी। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वो ऊपर की तरफ खिंच गए ताकि वो बीकर की तरफ अट्रैक्ट हो जाए ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। और बीच में जो पार्टिकल्स थे ये बीकर के कॉन्टैक्ट में नहीं थे, इसलिए आपस में चिपक गए और ये नीचे रह गए। ये जो रीज़न हुआ कि ये आपस में चिपक गए वो हो गया सरफेस टेंशन की वजह से। एक तो कोहेसिव फोर्स की वजह से होगा, सरफेस टेंशन की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो वाटर का एक ड्रॉप होती है वो सर्कुलर शेप की होती है, ठीक है, टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। और वाटर अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और जो सरफेस टेंशन हो रहा है वो अराइज किस वजह से हो रहा है? कोहेजन की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जो सरफेस टेंशन है, इट इज़ वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन लिक्विड फेज मोर देन वाटर इन गैसियस फेज। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से वाटर अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। अब ये जो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज प्रॉपर्टीज़ गिव वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? देखो ये ट्रैकियर एलिमेंट था, वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा था। मान लो कि वाटर मॉलिक्यूल्स ना बना के मैंने वाटर की चेन बना दी, धार बना दी, तो वो वाटर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर खिंचता जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि ये बीच में टूट ही जा रहा है, जगह जगह पे टूट जाता है जिसको फुलफिल रूट प्रेशर करता है, जिसको सेटिस्फाई रूट प्रेशर करता है। बट ये नहीं कि बहुत लगातार टूटा जा रहा है, ऊपर जा ही नहीं रहा, पानी ऊपर खिंच रहा है। किसकी वजह से? टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से, ठीक है। एंड एबिलिटी टू रेजिस्ट पुलिंग फोर्स। अब पानी जब ऊपर खिंच रहा है ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से, तो वो खिंच रहा है ना, ये तो नहीं कि वो नहीं खिंच पा रहा। खिंच किस वजह से रहा है? टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से रहा है, क्योंकि जो ऊपर पुलिंग फोर्स है वो उसको रेजिस्ट कर पा रहा है, ठीक है। उसके प्रेशर के अंडर आकर वो टूट नहीं रहा। आ रही बात समझ में? इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड हैज़ हाई कैपिलरिटी। कैपिलरिटी का मतलब होता है कि जो पतली वेसल्स होते हैं उसके अंदर वाटर लॉन्ग हाइट्स तक राइज कर जाता है, इसी प्रॉपर्टी को कैपिलरिटी बोलते हैं। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ और कैपिलरिटी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं मेनली, तो जिसने ये सब टॉपिक फिजिक्स में पढ़ रखे होंगे अच्छे से, उनको यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं आएगी। द एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब्स
इन प्लांट कैपिलरी इज एडेड बाय स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्रैकेरियल एलिमेंट्स, ट्रैकीड्स एंड वेसल एलिमेंट्स। अब एक बार देख लेते हैं कि ट्रांसपीरेशन को एनसीईआरटी किस तरह से रिप्रेजेंट करता है। ट्रांसपीरेशन इज इवेपोरेटिव कूलिंग ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, इट ऑकर मेनली थ्रू स्टोमेटा। अब एक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो गैसेस एक्सचेंज है वो भी स्टोमेटा से होता है और ट्रांसपीरेशन जो होता है वो भी स्टोमेटा से होता है। तो जब प्लांट को फूड प्रोडक्शन करना होगा तो उसके लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसको एटमॉस्फेयर से मिलेगी थ्रू स्टोमेटा। तो जब स्टोमेटा खुलेंगे तभी CO2 अंदर जाएगी और तभी फूड का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और स्टोमेटा कब खुलते हैं? जब ट्रांसपीरेशन होना होता है। तो इनडायरेक्टली जो ट्रांसपीरेशन है इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जब ट्रांसपीरेशन होना होगा तभी स्टोमेटा खुलेगा और जब स्टोमेटा खुलेगा तभी CO2 अंदर जाएगा। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है इट इज़ रेगुलेटेड बाय ट्रांसपीरेशन, और ट्रांसपीरेशन तभी होता है जब एनवायरनमेंट में टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। रात के टाइम पोर्स बंद रहते हैं क्योंकि उस टाइम पर ट्रांसपीरेशन की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं, ठीक है। जो स्टोमेटा है रात के टाइम पर बंद रहते हैं क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है रात के टाइम पर। रात के टाइम धूप होती ही नहीं, टेम्परेचर कम है, इवेपोरेटिव कूलिंग की ज़रूरत ही नहीं, तो इसलिए ट्रांसपीरेशन भी नहीं होगा। ट्रांसपीरेशन भी नहीं होगा तो स्टोमेटा भी नहीं खुलेंगे, स्टोमेटा नहीं खुलेंगे तो CO2 का इंटेक नहीं होगा, CO2 का इंटेक नहीं होगा तो फूड का प्रोडक्शन नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं हम कि रात के टाइम जो प्लांट्स है वो फूड को खाते हैं ना कि प्रोड्यूस करते हैं, और दिन के टाइम पर वो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं। तो वापस आ जाते हैं एनसीईआरटी की तरफ। Beside the loss of water vapors in transpiration, exchange of oxygen and carbon dioxide in leaf occurs through these stomata. Normally, stomata are open in daytime and closed during night. The immediate cause of opening or closing of stomata is a change in turgidity of guard cells. ठीक है, देखो ये हमारा स्टोमेटा बना रखा है। स्टोमेटा के अंदर जो ये बीच में खाली स्पेस है ये पोर होता है, इसको बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर। इट इज़ गार्डेड बाय दीज गार्ड सेल्स, बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। डाइकोट प्लांट है तो डाइकोट के अंदर जो गार्ड सेल्स हैं वो बीन शेप्ड रहेंगे, मोनोकोट के अंदर डम्बल शेप्ड रहते हैं, ठीक है। अब जब गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स के अंदर जब पानी जाएगा थ्रू ये जो सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं ये वाले ये सारे सब्सिडियरी सेल्स हैं। जब इनके अंदर से जब सब्सिडियरी सेल्स के थ्रू गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाएगा तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये फूल जाएंगे। ये वाली जो वॉल है, देखो ये वाली जो वॉल है ये पीछे की तरफ खिंच जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगा। ऐसे ये वाली जो वॉल है ये पीछे की तरफ खिंच जाएगी, ठीक है। तो जो गार्ड सेल जो अभी एक गार्ड सेल अभी यहाँ पर है ये थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वजह से जो बीच का पोर था उसका साइज़ बढ़ जाएगा और स्टोमेटा खुल जाएंगे, ठीक है। तो बोलते हैं जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाता है तो उस टाइम पर स्टोमेटा खुल जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो गार्ड सेल्स हैं उनकी टर्जिडिटी में चेंज आने की वजह से, मतलब उनके अंदर वाटर की एंट्री और एग्जिट होने की वजह से जो स्टोमेटा है वो खुलते हैं या बंद होते हैं। अब एक स्टेटमेंट दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर कि द इनर वॉल ऑफ द ईच गार्ड सेल टुवर्ड्स द पोर ऑफ स्टोमेटल अपर्चर इज थिक एंड इलास्टिक, ठीक है। जो इनर वॉल है, इनर वॉल इज थिक एंड इलास्टिक। When the turgidity increases, turgidity increases मतलब सेल टर्जिड हो गया टर्गर प्रेशर की वजह से, मतलब गार्ड सेल के अंदर पानी चला गया। increases within the two guard cells flanking each other's stomatal aperture or pore, the thin outer wall bulges out and forces the inner wall into crescent shape. इनर वॉल जो थी वो अभी फ़िलहाल ऐसी थी, ठीक है। जब पानी भर गया तो वो एक्सपैंड होगी और क्रिस्टेंट शेप इस शेप की होगी, तो जो अपर्चर था उसका साइज़ बढ़ गया और स्टोमेटा खुल गया, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज ऑल्सो एडेड ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स in the cell walls of guard cells. Cellulose microfibrils are oriented radially rather than longitudinally, making it easier for stomata to open. When the guard cell loses turgor, मतलब guard cell loses turgor मतलब guard cells के अंदर से जो वाटर है वो बाहर आ जाता है। गार्ड सेल इस पोजीशन में था, वाटर बाहर आ गया तो गार्ड सेल फिर से उकड़ गया, जो पोर का साइज़ था वो इतने से इतना हो गया, मतलब स्टोमेटा बंद हो गया। ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर गार्ड सेल लूज टर्गर or water stress condition, the inner elastic wall regains its original shape, guard cells become flaccid मतलब नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं एंड स्टोमेटा क्लोजेस। ये जितना भी दे रखा है इसको एक्सप्लेनेशन मेरे पास अच्छे से प्रेजेंट है, तो ध्यान से देखो।
मान लो हमारे पास गार्ड सेल स्टेट में था, ठीक है, इसके अंदर पानी जाएगा। अब एनसीईआरटी क्या कह रहा है, जब इसके अंदर पानी जाएगा तो जो स्टोमेटल अपर्चर है वो खुल जाएगा। एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना रखा है कि जो इनर वॉल है वो थिक है और जो आउटर वॉल है वो थिन है। आउटर वॉल थिन है, इनर वॉल थिक है। इनर वॉल थिक और इलास्टिक है, आउटर वॉल थिन और इलास्टिक है, ठीक है। दोनों वॉल थिन है बट जो इनर वॉल है वो थिक है और जो आउटर वॉल है वो थिन है। अब ऐसा क्यों? मान लो बाहर से अंदर पानी है, बाहर से अंदर पानी है तो जो गार्ड सेल्स है उनका साइज़ बढ़ेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, गार्ड सेल्स का साइज़ बढ़ेगा। अब जो बाहर वाली लेयर है वो थिन और इलास्टिक है तो ये क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। एक्सपैंड करेगी तो ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ जाएगी। जब ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आएगी तो तब ये जो बीच में माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, ये माइक्रोफाइब्रिल्स क्या हैं, ये आउटर वॉल को इनर वॉल से कनेक्ट करते हैं। देखो डायग्राम में भी बना रखा है, माइक्रोफाइब्रिल्स का जिक्र भी कर रखा है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं दे आर रेडियली ओरिएंटेड रादर दैन लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। तो जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, ये वाली जो वॉल थी ये इधर की तरफ आ गई वाटर के एंट्री की वजह से, जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो भी खींचेंगे बाहर की तरफ, ठीक है, क्योंकि उनका साइज़ तो उतना ही है ना। तो इलास्टिक तो है ना, एक्सपैंड तो कर नहीं सकते तो वो भी बाहर की तरफ खींचेंगे। तो जब वो बाहर की तरफ खींचेंगे तो वो साथ में जो इनर वाली वॉल है जिसके ऊपर वो अटैच्ड हैं वो उसको भी बाहर ले आएंगे, जिसकी वजह से जो गार्ड सेल है उसका साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी इतना है, अभी इतना साइज़ है, बाद में कितना हो जाएगा, बाद में हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो पोर का साइज़ पहले इतना था, अब हो गया इतना, इसलिए स्टोमेटल ओपनिंग होगी। अब एक बात और समझाता हूँ, जो इनर वॉल है, मान लो कि जो इनर वॉल है ये भी थिन होती, ठीक है। तो जब पानी आता तो आउटर वॉल है वो तो अपनी शेप को मेंटेन करके ऐसे बाहर की तरफ बल्ज होगी। जो इनर वॉल है अगर ये थिन होती तो ये भी पानी के एंट्री की वजह से अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती, क्योंकि जब बाहर वाली वॉल बाहर की तरफ एक्सपैंड हो रही है तो इनर वाली वॉल जो है वो भी बाहर की तरफ एक्सपैंड होगी, तो जो स्टोमेटल अपर्चर है वो तो बंद हो जाता, ठीक है। बट ये जो इनर वॉल है ये थिक है, ये अपनी शेप मेंटेन रखती है। इसके मूवमेंट के लिए हमारे पास ये माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, ठीक है। इसके मूवमेंट के लिए हमें इसको थिन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब बाहर वाली वॉल थिन होने की वजह से एक्सपैंड करती है तो ये माइक्रोफाइब्रिल्स की हेल्प से इनर वॉल को बाहर की तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से अपर्चर साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये थी इसकी एनाटॉमी की वॉल्स में डिफरेंस क्यों है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इनर वॉल इज़ थिक एंड इलास्टिक. When turgidity increases within the two guard cells, thin outer wall bulges out and forces the inner wall into crescent shape. The opening of stomata is also aided due to orientation of microfibrils. ओरिएंटेशन कैसे ऐड कर रही है? माइक्रोफाइब्रिल्स की वजह से ही। ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं यही तो इनर वॉल को बाहर की तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि इनकी जो ओरिएंटेशन है वो रेडियल है, ठीक है, रेडियस के अलोंग है। अगर ये ऐसे होने की बजाय, मान लो ये हमारा गार्ड सेल था, ऐसे होने की बजाय मान लो कि ये ऐसे होते तो थोड़ी खींच पाते उसको। तो ये वाली जो सरफेस है और ये वाली सरफेस है ये तो आपस में खींच पाते, इनर वाली वॉल को थोड़ी खींच पाते बाहर की तरफ। तो रेडियल जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। The opening of a stomata is also aided due to orientation of microfibrils in cells walls of the guard cells. Cellulose microfibrils are oriented radially. अब cellulose microfibrils को नाम दिया है यहाँ पर, देखो सेल्यूलोस इससे लिखा है क्योंकि देखो जो हमारी जो सेल वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, और जो सेल वॉल है वो डेड होती है और रिजिड होती है और अपनी शेप को मेंटेन रखती है। वैसे ही जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं ये भी रिजिड होते हैं और अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं। तभी तो जब बाहर वाली जो वॉल है वो एक्सपैंड होती है तो ये माइक्रोफाइब्रिल्स भी बाहर की तरफ खिंच जाते हैं।
अगर ये इलास्टिक होते तो ये एक्सपैंड हो जाते, पतले हो जाते, एक्सपैंड हो जाते, बट ये रिजिड है ड्यू टू सेल्यूलोस। ठीक है, ये सेल्यूलोस के बने हैं इसीलिए रिजिड है, और ये अपने साथ इनर वॉल को बाहर खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्लियर होगी कि सेल्यूलोसिक क्यों है। आर oriented radially rather than longitudinally, making it easier for stomata to open. When the guard cell lose turgor due to water loss, water stress condition, the inner wall regains original shape, guard cell becomes flaccid. ठीक है, तो ये हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद आता है कि एनाटॉमी दे रखी है। ये तो हम एनाटॉमी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि लोअर सरफेस ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, while isobilateral leaf monocotyledonous equal number of stomata on both the surfaces। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर देख लेते हैं पहले। टेम्परेचर बढ़ेगा बाहर तो जो ट्रांसपिरेशन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इवेपोरेटिव जो कूलिंग है वो हेल्प करेगी प्लांट को बर्न होने से बचाने के लिए। लाइट ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि लाइट ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन होगा। एक तो रीज़न ये हो गया लाइट का। दूसरा रीज़न ये है कि जब लाइट ज़्यादा होती है तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होता है, और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करवाने के लिए हमें CO2 की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। CO2 कहाँ से आ रहा है? स्टोमेटा से आ रहा है, तो CO2 ज़्यादा चाहिए तो स्टोमेटा को खुला रखना पड़ेगा। स्टोमेटा खुला तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में तो ट्रांसपिरेशन धीरे हो जाएगा, क्योंकि जो बाहर एटमॉस्फेयर है उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ट्रांसपिरेशन जो होता है वो अलॉन्ग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लीफ के अंदर कंसंट्रेशन वाटर की कम हो गई, जिसकी वजह से वो बाहर मूवमेंट नहीं कर पाएगा। अब मान लो नेक्स्ट फैक्टर है कि विंड स्पीड। बाहर विंड स्पीड ज़्यादा है, तो जितना भी वाटर बाहर आ रहा है ट्रांसपिरेशन से वो इमीडिएट एनवायरनमेंट से रिमूव होता जा रहा है, क्योंकि विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा है। विंड अपने साथ वाटर को फ्लो करती जा रही है, तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मेंटेन रह रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बराबर है, तो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पर आता है प्लांट फैक्टर, दैट इंक्लूड्स नंबर ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। नंबर बढ़ जाएंगे तो भी अच्छा होगा, स्टोमेट जो ट्रांसपिरेशन है वो बढ़ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्ट करता है। परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा बढ़ जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, वाटर अगर ज़्यादा है प्लांट के अंदर, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। अब आता है कैनोपी स्ट्रक्चर। मान लो हमारे पास इस टाइप की कैनोपी के प्लांट्स हैं। ठीक है, कॉनिकल प्लांट्स होते हैं वो इस कैनोपी के होते हैं, तो ये सीधे सीधे प्लांट्स हैं, इनके अंदर क्या होगा, ट्रांसपिरेशन इजीली होगा। बट जो हमारे ये वाले प्लांट्स हैं, ऐसे डेंस प्लांट्स हैं जो, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनको अपने बीच में जो एयर स्पेसेस होते हैं लीव्स के बीच में नहीं, मतलब जो डेंस प्लांट्स होते हैं वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, जब एयर आएगी साथ में तो इसको ट्रैप कर लेते हैं। जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे ना लीव्स से बाहर, वो ट्रैप कर लेंगे और एयर के साथ जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो जो लीफ का इमीडिएट एनवायरनमेंट है वो ह्यूमिड रहेगा, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। तो कैनोपी भी डिटरमाइन करता है ट्रांसपिरेशन। अगर डेंस कैनोपी है, अगर जो कैनोपी है वो डेंस है, तो जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। The process of photosynthesis requires water. A system of xylem vessels from root to leaves vein can supply the needed water. But what force do plants use to move water into leaves parenchyma where they are needed, as water evaporates through stomata? Since the thin film of water over the cell is continuous and results in pooling of water. मतलब देखो ना, पानी जब बाहर निकलेगा तो जो एयर गैप्स था वो आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब जो कॉन्टीन्यूअस थी वाटर की फिल्म वो ब्रेक होने लग जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो ऊपर की तरफ खिंच जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। एज द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू स्टोमेटा, सिंस द फिल्म ऑफ वाटर ओवर द सेल इज कंटिन्यूअस, इट रिजल्ट्स इन पुलिंग ऑफ वाटर सो दैट इट प्रिवेंट्स द वाटर फिल्म फ्रॉम ब्रेकिंग मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल इनटू द लीफ फ्रॉम द जाइलम। तो ये तो लीफ के अंदर मूवमेंट हो गया। ठीक है, बट
Also, because of low concentration of water vapors in atmosphere as compared to subsometal cavity and intercellular spaces, water diffusing into surrounding. अब बाहर जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी वाटर का जो कंसनट्रेशन है वो कम है, क्योंकि बाहर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है. लीफ के अंदर जो वाटर है वो ज़्यादा है, तो अलॉन्ग दी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट वाटर का मूवमेंट हो जाता है, और फिर वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से एयर स्पेसेस ना बने, इसीलिए दिस क्रिएट्स पुल. ये डायग्राम में भी दे रखा है. The measurement reveals that force generated by transpiration can create significant pressure to lift xylem-sized column of water over 130 मीटर. और जो लॉन्गेस्ट प्लांट है वो जो रिपोर्टेड है वो 150 मीटर का होता है. ठीक है, जैसे मेटासिकोया हैं वो लॉन्गेस्ट रहते हैं. ये हमारा लीफ का स्ट्रक्चर दे रखा है. Water movement in leaf evaporation from leaf set up a pressure gradient between outside air and air spaces in the leaf. जो लीफ होती है वो हम देखते हैं उसके अंदर दो टाइप के हमारे सेल्स होते हैं. तो पैलिसेड सेल्स होते हैं और दूसरे होते हैं स्पॉन्जी सेल्स या रेस्पॉन्जी सेल्स. स्पॉन्जी सेल्स के बीच में एयर स्पेसेस होते हैं. ठीक है, जिनको हम इंटरसेलुलर स्पेसेस बोलते हैं. तो जब वाटर बाहर जाएगा तो यहाँ पर जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो जाइलम से वाटर का मूवमेंट इस तरफ हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है. ये जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स सेट अप प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन आउटसाइड एयर एंड एयर स्पेसेस बिटवीन द लीव्स. द ग्रेडियंट इज ट्रांसमिटेड इनटू फोटोसिंथेटिक सेल्स एंड ऑन वाटर फिल्ड जाइलम इन द वेन लीव्स. वाटर यहाँ से जाएगा, यहाँ पर डेफिशिएंसी होगी तो वाटर यहाँ से यहाँ आएगा. जब वाटर यहाँ से आएगा तो यहाँ पर डेफिशिएंसी होगी तो नीचे से ऊपर की तरफ आ जाएगा, जो ट्रांसपिरेशन पूल होता है. यही सब दे रखा है इसके अंदर. अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस कॉम्प्रोमाइज़. ये सब इजीली पढ़ सकते हैं, कुछ इसमें सब कुछ समझा चुका हूँ. ठीक है, ये जो डेटा है ये डेटा समझने के लिए आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, उसकी मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूँगा, वो देख लेना और समझ आ जाएगा. फिर आता है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स. जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है. जो मिनरल आयंस होते हैं, मिनरल आयंस जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, और जो नॉर्मल न्यूट्रल मिनरल्स होते हैं उनका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है. इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिव एब्जॉर्ब. मिनरल्स का पैसिव एब्जॉर्प्शन भी होता है बट सबका नहीं हो सकता. कुछ होते हैं जो कि चार्ज होते हैं जिनका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है. तो अगर पूछा जाए कि मिनरल आयंस का जो एब्जॉर्प्शन है वो किस टाइप से हो रहा है, ठीक है, जो मिनरल आयंस हैं, मिनरल आयंस तो एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे. ठीक है, बट जो अगर वो सिंपली पूछ ले कि मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन किस टाइप से हो रहा है, तो मिनरल्स में आयंस भी आ गए और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी आ गए. तो मिनरल्स का तो एक्टिव भी होगा, पैसिव भी होगा, बट जो मिनरल आयंस है उनका सिर्फ और सिर्फ एक्टिवली होगा. अपटेक ऑफ मिनरल आयंस के बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूँ, ये सब रीड कर लेना, खुद से समझ आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ये ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स. इसके बारे में बता चुका हूँ. इसमें बस 2-3 चीज़ें हैं जो कि MTR हैं, मुझे तो रट लो. ठीक है, डेटा वाली चीज़ें हैं. एक चीज़ तो ये है कि जो फ्लोएम के अंदर फूड होता है, जो फूड होता है वो एल्कलाइन pH का होता है. ठीक है, जो फ्लोएम के अंदर जो इतना भी फूड है, फ्लोएम सैप, अगर पूछ ले कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फ्लोएम सैप, तो हमारा आंसर जाएगा एल्कलाइन. ये सिर्फ याद करने वाली चीज़ है. और दूसरी चीज़ आती है कि जाइलम ट्रांसपोर्ट ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स ओनली ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. ये जो स्टेटमेंट है गलत है. ठीक है, जाइलम के अंदर यहाँ पे लिखा भी हुआ है नॉट, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है. जाइलम के अंदर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्ट होगा, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्ट होगा. फ्लोएम के अंदर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्ट होगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसपोर्ट होगा. तो अगर वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट वाले कि जाइलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जाइलम के अंदर हो चाहे फ्लोएम के अंदर हो, दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी. अब एक चीज़ और यहाँ पर दे रखी है कि जो हमारे सेनिसेंस करने वाले जो पार्ट्स होते हैं, ओल्ड पार्ट्स, उनके अंदर से किन टाइप के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है. तो मेनली जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास NPK, जिनको हम फर्टिलाइजर्स में भी डालते हैं, दैट इज़ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस. इन सब मॉलिक्यूल्स जो हैं, दीज एलिमेंट्स आर
रेडिली मोबिलाइज्ड फ्रॉम द सेनिसेंसिंग पार्ट्स टू द यंगर लीव्स। ठीक है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट सेल में बहुत ज़्यादा होती है, तो जो सेल जो हमारी लीव्स मरने वाली होती हैं उनमें से इनको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनपी के मॉलिक्यूल्स को। तो पूछ सकता है, तो एनसीईआरटी में 4 दे रखे हैं, एक तो हमारा एनपीके दे रखा है और चौथा दे रखा है सल्फ़र। जो सल्फ़र है, ठीक है, वो दोनों केस के अंदर आएगा, एक तो मोबिलाइज न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी आएगा और नॉट रिमोबिलाइज न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी आएगा। क्यों? मोबिलाइज के अंदर तो दे रखा है, नॉट मोबिलाइज के अंदर कैल्शियम दे रखा है। रीज़न क्या दे रखा है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। जैसे फ्रेमवर्क होता है हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का, बोन्स का, तो वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, इसीलिए जो हमारा कैल्शियम है वो मोबिलाइज नहीं होता भरने वाले पार्ट से। ऐसी सल्फ़र का मूवमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सल्फ़र है, सल्फ़र इज़ अ पार्ट ऑफ अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड प्रोटीन्स बनाते हैं। और जो हमारा प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट प्रोटीन होता है। प्रोटोप्लास्ट जो है वो भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल का, तो उसका भी हम मूवमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए अगर वो पूछ ले कि मोबिलाइज जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमारे पास 4 हैं। एक तो होगा एनपीके और साथ में आ जाएगा हमारा सल्फ़र। अब क्वेश्चन पूछ ले कि नॉट मोबिलाइज कौन सा है, तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल तो कैल्शियम दे ही रखा है, साथ ही साथ सल्फ़र भी हमको याद रखना है। तो सल्फ़र दोनों केस के अंदर आएगा, मोबिलाइज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर थी। फिर हमारा ये है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में भी मैं कहीं ना कहीं बता चुका हूँ, पूरे जितने भी इसकी सीरीज़ बनाई है ट्रांसलोकेशन चैप्टर की। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ये वाला पार्ट, प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ मैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में अंदर, कहीं ना कहीं बीच में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जब ये पढ़ोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। अब गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, अपने आप पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। मान लो अगर किसी को समझ नहीं आता तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं इसके लिए अलग से 2-3 मिनट की छोटी सी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा और इसी प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और इसके क्वेश्चन लगा लेना। जो हमारा एनसीआर है, एनसीआर का मतलब होता है एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन, यूट्यूब पर ही सर्च कर लेना, हमारा कई सारे चैनल्स पर दे रखा है, वहाँ से पीडीएफ लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, उसको डाउनलोड कर लेना और उसको सॉल्व करना, और हमारा चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे।